नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। अब पहले हम आपको ये बताएंगे आज कि देश में गैस का संकट कितना गहरा है, वो भी जो सिलेंडर्स को लेकर अलग अलग जगहों पर लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उस पर चर्चा होगी। एक तरफ कहा जा रहा है कि सब कुछ फाइन है, लेकिन दूसरी तरफ गैस एजेंसी से लेकर गैस गोदाम तक लाइनें दिख रही हैं। कल तक जो लोग ये पूछ रहे हैं कि किसने कितनी मिसाइलें दागी, किसने कितने जहाज गिराए, वो आज बस यही पूछ रहे हैं गैस सिलेंडर कहाँ मिलेगा। हालांकि साइकिल, बाइक, टेम्पो में ढोए जा रहे सिलेंडर्स ठेले, रेहड़ी, पटरी से धीरे धीरे गायब होते दुकानदारों के बीच सरकार ने भरोसा दिलाया कि गैस का संकट नहीं है और ना ही सप्लाई रोकी गई। बस कालाबाजारी रोकने के लिए एक सिस्टम बनाया है। आज हम आपको बताएंगे कि यह संकट कितना गहरा है और आखिर क्यों गैस गोदामों पर पहरा है। इसके बाद आपको संकट के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से ये गैस संकट पैदा हुआ, और वो है अमेरिका और ईरान का ये युद्ध। अब ईरान इस युद्ध में 360 डिग्री का प्लेयर बन चुका है और वो मैदान के किसी भी कोने में मार रहा है। अब उसने ये नहीं सोचा कि इस तरफ मारना है, उस तरफ करना है, वो वहां तक निशाना साध रहा है जहां अमेरिका और इजराइल की कोई फील्डिंग सेट ही नहीं है। ईरान ने समंदर में तेल और गैस के जहाजों की ऐसी घेराबंदी की है कि अब दुनिया का कोई भी देश बिना परेशान हुए नहीं रह सकता। आज हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई ईरान की नाकेबंदी से कोई जहाज निकल पा रहा है या ये सिर्फ हवाई दावे। ईरान के हमलों की वजह से सऊदी अरब, यूएई, कतार, कुवैत जैसे ये तमाम देश अमेरिका के साथ अब अपने संबंधों की परिभाषा बदलते नजर आ रहे हैं। वही धमकी जो ईरान ने दी थी और पुचकारा भी था, अमेरिका से रिश्ता तोड़ो, हमसे रिश्ता अच्छा करो। धीरे धीरे अमेरिका से दूर होते जा रहे हैं ये देश, जैसे ईरान इन देशों को निशाना बना रहा है। इनका भरोसा अमेरिका से उठता जा रहा है। अमेरिका ने सोचा था कि ईरान के लोग सड़कों पर उतरेंगे, उसे तो यही लग रहा था कि अयतुल्लाह अली खamenei, जैसे सद्दाम हुसैन को इराक में मारा वैसे अयतुल्लाह अली खamenei को मारा, यहां पर लोग सड़कों पर निकल जाएंगे, काम हो गया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका ने सोचा था ईरान का नया सुप्रीम लीडर उनके इशारे पर चुना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका ने कोशिश की कि ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम खत्म कर दे, लेकिन वो भी होता नहीं दिख रहा। अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन ईरान ने अपने बचे हुए यूरेनियम स्टॉक को पिकैक्स माउंटेन में शिफ्ट कर दिया है, जो धरती की गहराई में है और लगभग अभेद्य है। यहां बंकर बस्टर बॉम्ब्स भी काम नहीं करते और इस जगह पर ईरान के वैज्ञानिक 24 घंटे काम पर जुटे हैं। लेकिन इन सब के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ईरान अब सरेंडर करने वाला है। क्या इस बात में दम है? आज सवाल यही है कि आखिर ट्रंप किस आधार पर ईरान को उसके सरेंडर करने का दावा कर रहे हैं, जबकि ईरान इस जंग को और जोरदार तरीके से लड़ रहा है। ईरान इजराइल जंग के बीच आपको एक और जंग के बारे में बताएंगे जो पवित्र रमजान के महीने में शुरुआत से ही जारी है और ईद से पहले ये जंग और भड़क चुकी है। ये लड़ाई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, क्योंकि हम लोग सारा फोकस ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध पर रख रहे हैं, तो आज वहां की तस्वीरें ये बहुत भयावह आ रही हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भयानक हमले किए हैं, जिसके बाद तालिबान ने भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देते हुए इस्लामाबाद तक हमला किया है। अफगानिस्तान फोर्स ने पाकिस्तान के कई शहरों में पाक आर्मी के ठिकानों पर हमले किए। तालिबान फोर्सेस ने इस्लामाबाद में ड्रोन अटैक कर दिए। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जब सरकार ये कह रही है कि देश में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है, तो फिर अलग अलग राज्यों, शहरों, कस्बों में एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें क्यों लगी? उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में एलपीजी सिलेंडर के लिए मारामारी हो रही है। और ये देखिए, हम आपको हर जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में तो कई एजेंसियों के दफ्तरों के बाहर 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है। और ये स्थिति भी तब है जब केंद्र सरकार ये कह रही है कि देश में अभी फिलहाल रसोई गैस का कोई संकट नहीं है। अब सवाल यही है कि फिर आखिर ये लोग लाइनों में पहुंच रहे हैं। सवाल यही है कि जब संकट नहीं है तो अलग अलग राज्यों, शहरों में लोग परेशान क्यों हैं? इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं। आज ये कारण भी आपको
जानने चाहिए कि आखिर क्या वजह है, ये लंबी लंबी लाइनें इस तरह की क्यों हो रही हैं। तो सुनिए, पहला कारण तो यही है कि बहुत सारे लोगों को तय समय पर एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो रही। इस वजह से जो एलपीजी सिलेंडर के गोदाम है वहां लोग खुद जाकर लाइनें लगा रहे हैं, अपनी पर्ची दिखाकर सिलेंडर ले रहे हैं। कई लोगों में एक पैनिक मोड है, उनको लग रहा है कि सिलेंडर जल्दी लेकर घर में रखना है। दूसरा, कई राज्यों और शहरों में लोगों ने यह शिकायत भी की है कि उन्हें ऑनलाइन बुकिंग के बाद भी एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी नहीं मिल रही है। इस वजह से लोगों को गैस एजेंसियों के दफ्तरों में लाइनें लगानी पड़ रही हैं, अपनी ऑनलाइन बुकिंग का स्टेटस दिखाकर वो पर्ची बनवानी पड़ रही है कि भाई देखो यहाँ पे हमने बुकिंग की है, पेमेंट किया है। पहले बहुत कम मामलों में ये पर्ची बनवानी होती थी और तय समय पर रसोई गैस सिलेंडर अपने आप ही घर पर आ जाता था, लेकिन अब लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए उन्हें एलपीजी सिलेंडर की फिजिकल बुकिंग करानी पड़ रही है, जिससे भीड़ बढ़ रही है, भीड़ से पैनिक फैल रहा है। और तीसरा कारण यह है कि लोगों को डर है कि आने वाले दिनों में रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत हो सकती है, इसलिए वो इसकी पैनिक बुकिंग कर रहे हैं। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो इस युद्ध से पहले हर दिन, एक दिन का हम आपको पूरा नंबर्स दिखा रहे हैं, ये फैक्चुअल बातें हैं। इस युद्ध से पहले हर दिन औसतन 55,70,000 लोग एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग कराते थे। लेकिन अब जब से ये खबर आई कि रसोई गैस की किल्लत हो सकती है, उसके बाद से आप ग्राफ को देखिए, तब से हर दिन 75,70,000 सिलेंडर की एडवांस बुकिंग हो रही है। यानी पैनिक के कारण हर दिन लगभग 20 लाख सिलेंडर पहले से ज्यादा बुक हो रहे हैं। वो नंबर देखिए। इसके अलावा पहले 71% लोग ऑनलाइन सिलेंडर की बुकिंग कराते थे, लेकिन अब 83% लोग ऑनलाइन बुकिंग करा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बाद भी गैस एजेंसी के दफ्तर जाकर पर्ची बनवानी पड़ रही है, क्योंकि ऑनलाइन काम नहीं कर रहा। और ये तो सच है कि लोगों को एलपीजी सिलेंडर मिलने में देरी हो रही है। इसके अलावा सरकार ने खुद बताया है कि जो एलएनजी उद्योगों में इस्तेमाल होती है, उसका स्टॉक अगले 10 दिनों के लिए बचा है, जबकि एलपीजी अगले 25 से 30 दिन तक चल सकती है। और ऐसे में यह तो नहीं कहा जाएगा कि भारत के सामने संकट नहीं है, संकट तो है और उसकी वजह से ही लोगों को परेशानी हो रही है और इस पर सबको सतर्क होना, कालाबाजारी रोकनी होगी, पैनिक बुकिंग करने से लोगों को रुकना होगा। अब एलपीजी सिलेंडर के बाद पेट्रोल डीजल के सवाल पर आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि युद्ध के कारण पेट्रोल डीजल की भी किल्लत हो सकती है, लेकिन सरकार ने इन दावों को खारिज किया है। बताया हमारे पास अभी रिजर्व है। भारत ने कच्चे तेल का अच्छा खासा भंडारण होते हुए रशिया से 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीद लिया है, जबकि अंगोला से मार्च के पहले 10 दिनों में 34 लाख बैरल अभी आ चुका है। कांगो से 19 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा गया है। यानी कुल मिलाकर अनुमान है कि भारत के लिए लगभग 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल आसानी से उपलब्ध रहेगा। हमारे सामने अभी बहुत बड़ी चुनौती नहीं आएगी। हालांकि सरकार यह भी बता रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पश्चिम में भारत के 23 और पूर्व में 3 जहाज अब भी फंसे हैं। और यहां बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान इन भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की इजाजत देगा? यह सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि एक दिन पहले भारत के 2 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से मुंबई पहुंचे। इनमें एक जहाज में 1,35,335 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आया और ये भारत के लिए एक राहत की तरह है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 9 मार्च से 12 मार्च के बीच 4 बार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर बात कर चुके हैं, 4 बार। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस युद्ध में पहली बार ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात की है। अब तक प्रधानमंत्री मोदी ने मिडिल ईस्ट के उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बात की थी जिन पर ईरान के हमले हुए थे, मिडिल ईस्ट के देश, लेकिन जिसमें सऊदी, यूए। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से भी फोन पर डायरेक्ट बातचीत की है। इसका एक मतलब यह हो सकता है कि भारत अब युद्ध खत्म होने का इंतजार नहीं कर रहा। हम ये सोचकर चल रहे हैं कि अगर युद्ध जारी रहता है तो हम परिस्थितियों में हम कच्चा तेल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कैसे ला सकते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में
दावा किया गया कि जिन देशों के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरते हैं उन्हें ईरान ने 4 श्रेणियों में बांट दिया है। टियर 1 वो देश जिन पर ईरान कोई हमला नहीं करेगा। टियर 2 वो देश जिनसे ईरान बातचीत करके उनके जहाजों को गुजरने की इजाजत दे सकता है। टियर 3 में वो देश हैं जिन्हें ईरान दुश्मन मानता है, और टियर 4 में वो छोटे देश हैं जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ईरान दुनिया पर दबाव बनाने के लिए इन छोटे देशों के समुद्री जहाजों पर हमला कर सकता है। सोचिए, जैसे थाईलैंड के मयूरी नारी जहाज पर ईरान ने जो हमला किया, ये वीडियो आपको दिखाया था हमने, वो यही बताने के लिए था कि थाईलैंड का भले इस युद्ध से कोई लेना देना ना हो, लेकिन ईरान उसे या उसके जैसे दूसरे देशों के जहाजों को भी निशाना बनाएगा। हालांकि ईरान के सरकारी मीडिया या IRGC ने इन मीडिया रिपोर्ट्स की पुष्टि नहीं की है। उल्टा IRGC ने यह बयान जारी किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से एक बूंद कच्चा तेल गुजरने नहीं देगा। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि अब तक जो पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बीच जो पूरा मामला अटका हुआ है वो कैसे आगे बढ़ रहा है। अब तक पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में 16 ऑयल टैंकर्स, कार्गो, कमर्शियल शिप्स को निशाना बनाया गया है। जूम इन कीजिए तो इधर फारस की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ, और इधर ओमान की खाड़ी आप देख रहे हैं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये जो सकरा वाला रास्ता है, पतला सा आप समझ रहे हैं, यहीं पर। और ऐसे में 16 जहाजों पर ईरान के हमले हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो सबसे ज्यादा हमले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास हुए हैं। कुल 11 ऑयल टैंकर्स, जूम इन कीजिए, सबसे ज्यादा, ये देखिए, ये सारे जो आप देख रहे हैं ब्लास्ट होते हुए, सबसे ज्यादा जो 11 टैंकर्स, 11 ऑयल टैंकर्स और कार्गो शिप्स को इसी समुद्री इलाके में निशाना बनाया गया है। और देखिए, अगर इस पूरे इलाके का ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि इस समुद्री मार्ग की चौड़ाई जो है वो ज्यादा नहीं है। जिस वक्त कोई समुद्री जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में प्रवेश करता है तब इस जगह की चौड़ाई सिर्फ 50 किलोमीटर रह जाती है, ये वाला जो डिस्टेंस है। और जैसे ही ये 50 किलोमीटर पर पहुंची है, इसके अलावा आगे जाकर यही चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर रह जाती है। पहले 50, फिर 33। और किसी भी जहाज को ईरान के लिए निशाना बनाना बहुत आसान हो जाता है। वो सकरे से रास्ते से गुजर रहे हैं, उन पर टारगेट कर दीजिए। इसे आप इस ग्राफिक से भी समझ सकते हैं। ये देखिए, जब आप यहाँ से इस खाड़ी से एग्जिट कर रहे हैं तो 50 किलोमीटर के आसपास का ये पॉइंट है, लेकिन यहाँ से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आप बिल्कुल चंगुल में आ जाते हैं। ये 33 किलोमीटर की दूरी है सिर्फ, ये जो स्ट्रेट है। तो कोई भी जहाज जो यहाँ से गुजर रहा है उस पर हमला करना आसान हो जाता है ईरान के लिए। 12 नॉटिकल माइल्स का इलाका ईरान के अधिकार क्षेत्र में आता है। 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब होता है 22 किलोमीटर। अब यहाँ समस्या ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की चौड़ाई एंट्री और एग्जिट पर 50 किलोमीटर है, लेकिन 22 किलोमीटर का अगर आप देखें, इसमें 22 किलोमीटर का जो इलाका है वो ईरान के अधिकार क्षेत्र में है। और इस क्षेत्र में ईरान की सेना आवाजाही को कानूनी रूप से जो अन्य इलाके वहां नहीं रोक सकती, लेकिन यहां रोक सकती है। ईरान जब चाहे यहां रहकर नेवल माइंस बिछा सकता है, यहां अपनी ऐसी कॉम्बैट बोट्स तैनात कर सकता है जो इस समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना सकते हैं। और वही इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो इलाका है ना, ये जो ब्लिंक कर रहा है इस वक्त, ये ईरान की तरफ है। और ऐसे में सिर्फ इतनी जगह है, यहां पर वो जो चाहे कर सकता है, ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। देखिए, नट शेल में अगर हम कहें तो ईरान के पास पूरी ताकत है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर सकता है, और उसने ऐसा ही किया है। आप इन तस्वीरों को देखिए जिन्हें ईरान ने जारी करते हुए ये बताया है कि उसने इराक में कैसे एक ऑयल टैंकर को आत्मघाती ड्रोन से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। 28 फरवरी से पहले तक इसी समुद्री मार्ग से हर महीने 3000 जहाज गुजरते थे। हर रोज 2 करोड़ बैरल कच्चे तेल का निर्यात इसी रास्ते से होता था। इनमें से 82% कच्चा तेल अकेले एशियाई देशों में भेजा जाता था। भारत, चाइना की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा थी। 2 सबसे बड़े आयातक हैं विश्व में कच्चे तेल के। हमारा 35 से 40% कच्चा तेल इस रास्ते से आता था, लेकिन अब ईरान ने इस रास्ते को अपना हथियार बना लिया है। इससे पूरी दुनिया के सामने एक चैलेंज, एक चुनौती पैदा हो गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस चुनौती का कोई समाधान नहीं है। अगर सऊदी अरब और यूएई चाहें तो वो बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इस्तेमाल किए अपना कच्चा तेल अलग अलग देशों में भेज सकते हैं। सऊदी अरब ने इसी दिन के लिए एक पेट्रोल लाइन बनाई थी जिसे ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन भी कहा जाता है।
ये पाइपलाइन 1200 किलोमीटर लंबी है, जिसके जरिए फारस की खाड़ी से कच्चे तेल को लाल सागर के यानबू बंदरगाह तक पहुंचाया जा सकता है। अगर सऊदी अरब चाहे तो वो हर दिन इस पाइपलाइन से 50 लाख बैरल कच्चा तेल लाल सागर में पहुंचा सकता है और वहां से ये तेल दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंच सकता है। ऐसी परिस्थिति में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होने वाली कच्चे तेल की 25% आपूर्ति सिर्फ इस पाइपलाइन के जरिए जारी रह सकती है। इसके अलावा यूएई के पास भी इसी तरह की पाइपलाइन है जो 360 से लेकर 400 किलोमीटर लंबी मानी जाती है। अगर यूएई चाहे वो इस पाइपलाइन के जरिए हर दिन 15 लाख बैरल कच्चा तेल अबू धाबी से सीधा ओमान की खाड़ी में ये जो फुजैरा पोर्ट है वहां तक भेज सकता है और यहां भी बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के कच्चे तेल की आपूर्ति हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सऊदी अरब और यूएई ऐसा करेंगे? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि ईरान इन देशों की ऑयल रिफाइनरीज पर लगातार हमले कर रहा है। इन हमलों की वजह से हालात ऐसे हो गए कि खाड़ी देशों ने कच्चे तेल का उत्पादन जो है वो 50% कम कर दिया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक मिडिल ईस्ट के देश इस युद्ध से पहले तक हर दिन 2 करोड़ बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करते थे, लेकिन अब यह उत्पादन घटकर सिर्फ 1 करोड़ बैरल प्रतिदिन रह गया है। इराक, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई इन सब ने इस युद्ध के कारण अपना जो कच्चे तेल का उत्पादन है उसको प्रतिदिन 1 करोड़ बैरल कम कर दिया है। इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बड़ा संकट इन देशों का तेल उत्पादन घटना है। अगर ये देश कच्चे तेल का उत्पादन ही नहीं करेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहेगा या खुला रहे, इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। हकीकत तो यह है कि ईरान ने इस युद्ध में बहुत सोच समझकर अपनी चाल चली है। पहले उसने इन देशों की ऑयल रिफाइनरीज, उनके बंदरगाहों को हिट किया और जब इन देशों ने डर के कारण अपने कच्चे तेल का उत्पादन बहुत कम कर दिया या कई जगहों पर मजबूरन रोकना पड़ा, तब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद किया। बड़ी बात यह है कि ईरान ऐसा करके मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिका की हेजेमनी को खत्म करना चाहता है। अब तक सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, इराक जैसे देशों ने इसलिए अपनी जमीन पर अमेरिका को सैन्य ठिकाने बनाने दिए क्योंकि अमेरिका ने इन देशों को सुरक्षा की गारंटी दी थी। अमेरिका इनको सिक्योरिटी प्रॉमिस करता है। अमेरिका ने कहा था कि ये देश अपना सारा पैसा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास पर खर्च करे, सुरक्षा की चिंता ना करे क्योंकि इसकी जिम्मेदारी अमेरिका की है। अब लीजिए, बदले में अमेरिका ने इन देशों को सिर्फ अपना कच्चा तेल डॉलर में बेचने के लिए कहा और ये देश मान भी गए। लेकिन ईरान ने इस युद्ध में इसी समझौते की नींव पर अब वार कर दिया है। ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी रास टैनरा ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया, कतर में दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी फैसिलिटी को निशाना बनाया, यूएई में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में से एक रुवैस ऑयल फैसिलिटी पर हमले कराए, यूएई में भी मुसाफा फ्यूल टर्मिनल, फुजैरा ऑयल टर्मिनल, सब पर आत्मघाती ड्रोन्स दाग दिए। बहरीन में भी बैपको ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया और कुवैत में भी अल अहमदी रिफाइनरी और ओमान में पोर्ट ऑफ सलाला पर हमला किया। ईरान के इन हमलों ने खाड़ी देशों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अमेरिका से उन्हें सुरक्षा की जो गारंटी मिली थी वो खोखली थी और यही वजह है आज ये देश अमेरिका के साथ अपने रिश्ते को लेकर विचार करने लगे हैं। ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। सऊदी अरब जिस तरह से अब सोच रहा है उसी तरीके से अगर आप देखें तो ये पूरा मामला बदलता हुआ दिख रहा है। अगर ये तमाम देश इस वक्त ये सोच रहे हैं, खाड़ी देशों ने एक फंड बनाया जिसे सॉवरेन वेल्थ फंड्स कहा जाता है। कच्चा तेल बेचकर इन खाड़ी देशों को जो डॉलर्स मिले उनमें से $2 ट्रिलियन यानी 185 लाख करोड़ रुपए अमेरिका के शेयर बाजार, सरकारी बॉन्ड, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश फंड में डाले गए। अब हुआ ये कि ये खाड़ी देशों को तो फायदा हुआ लेकिन अमेरिका को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अमेरिका ने सुरक्षा की गारंटी के नाम पर इन खाड़ी देशों से काफी डॉलर्स वसूले, लेकिन अब जब ईरान ने इन देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है तब ऐसा लगता है कि ये युद्ध मिडिल ईस्ट में अमेरिका की हेजेमनी यानी उसके दबदबे को कमजोर कर देगा, क्योंकि ये पूरे विश्व के वर्ल्ड ऑर्डर में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा अगर यूएई, सऊदी अरब जैसे देश अमेरिका की छाया से बाहर निकल आएंगे। क्योंकि ईरान की यही शर्त है कि ये तमाम देश जो अपनी जमीन अमेरिकी बेसिस के लिए देते हैं, ये तमाम देश जो अमेरिका से अपने अच्छे संबंध रखते हैं, ये तमाम देश जो सुरक्षा की गारंटी अमेरिका से लेते हैं, वो उसके खिलाफ हो जाए।
ईरान ने दावा किया है कि उसने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों और इजराइल पर इस हफ्ते का सबसे बड़ा हमला किया है। ईरान इसे 44th वेव ऑफ अटैक यानी 44वां लहर अपने हमले का बता रहा है, जिससे इजराइल में 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि 33 लोग इन हमलों में घायल हुए हैं। सऊदी अरब ने दावा किया है कि ईरान के 28 ड्रोन्स ने उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया, जबकि यूएई ने कहा है कि ईरान के हमलों में इस बार कुछ होटल्स को निशाना बनाया गया है और बहरीन का कहना है कि 28 फरवरी से लेकर अब तक उस पर 114 मिसाइलों से हमला हो चुका है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने बताया है कि पश्चिमी इराक में उसका KC-135 एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो गया है, जिसमें 6 से 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 2 सैनिकों की अब भी तलाश है। इस एयरक्राफ्ट को KC-135 स्ट्रैटो टैंकर भी कहते हैं, जो आसमान में रिफ्यूलिंग यानी लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने का काम करता है। इस एक एयरक्राफ्ट की कीमत है 692 करोड़ रुपए और अभी दावा है कि ईरान के प्रॉक्सी संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने इसे अपना निशाना बनाया है। अमेरिका इसे एक आतंकवादी संगठन मानता है, जिसे ईरान ने इराक में खड़ा किया। इस संगठन में कतैब हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी भी आते हैं, जो अब ईरान की तरफ से इराक में युद्ध लड़ने का काम कर रहे हैं। और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि ईरान सिर्फ एक जगह पर ये युद्ध नहीं लड़ रहा है, वो खाड़ी के देशों पर हमले कर रहा है। और इधर भी आप देख रहे हैं ईरान के मिडिल ईस्ट में इतने प्रॉक्सी संगठन हैं जो उसके साथ मिलकर इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल को निशाना बना रहे हैं। और अब तो इस युद्ध में नेटो की भी एंट्री हो सकती है। पिछले 48 घंटों में ईरान ने नेटो से जुड़े 3 सैन्य ठिकानों पर हमले कर दिए। इनमें इराक के एरबिल में इटली के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जो कुर्दिस्तान क्षेत्र में मौजूद है। इराक के एरबिल में ही ईरान ने फ्रांस के सैन्य ठिकानों को निशाना बना दिया है, जिसमें उसके एक सैनिक की मौत हो गई है। जबकि ईरान पर आरोप है कि उसने तुर्की पर भी बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं, जो नेटो का सदस्य देश है। अब ईरान के इन हमलों के बाद बड़ा सवाल यह है कि क्या नेटो इस युद्ध में भाग लेगा? अगर नेटो इस युद्ध का हिस्सा बनता है तो यह जंग कितनी भयावह हो जाएगी। अमेरिका इस बात को माने या ना माने, लेकिन हकीकत यही है कि ईरान इस युद्ध की आज से नहीं बल्कि 23 साल से तैयारी कर रहा है। साल 2003 में जब अमेरिका के दखल के बाद इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार का पतन हुआ, उसी देर ईरान इस बात को समझ गया था कि अगर पूरी सत्ता एक व्यक्ति के आसपास केंद्रित रहे तो वो देश उस व्यक्ति के हटते ही युद्ध में बुरी तरह हार सकता है। जैसे अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को मारा, इराक के लिए बर्बादी। लेकिन ईरान ने इस पर काम किया। इराक के उस संकट से ईरान ये भी समझ गया था कि अमेरिका अक्सर किसी देश के शीर्ष नेतृत्व को हटाने पर ध्यान देता है। किल द लीडर, डिकैपिटेशन, यहां पर भी यही किया। अयतुल्लाह खमेनी और उनके साथ साथ जितने भी शीर्षस्थ नेता, अलग अलग संगठनों के अध्यक्ष, उन सबको मारा। जब शीर्ष पद खाली हो जाता है तो आदेश देने वाला कोई नहीं रहता और सैन्य संचालन रुक जाते हैं। अमेरिका इस थ्योरी पर काम करता है कि फिर एक बार हमने हेड को मार दिया तो उस देश की युद्ध में हार हो जाती है। अमेरिका की इसी युद्ध नीति का जवाब खोजने के लिए ईरान ने अपनी एक नई वॉर डॉक्ट्रिन बनाई, जिसे मोज़ेक डिफेंस डॉक्ट्रिन कहा गया। इस डॉक्ट्रिन का मकसद था ऐसी व्यवस्था तैयार करना जिसमें सिर कटने पर वो पूरा जो शरीर बचा है वो अपना काम करता है। उस वक्त इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने मोज़ेक आर्ट से प्रेरणा ली। ये वो कला होती है जिसमें सैकड़ों या हजारों छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर एक बड़ी तस्वीर बनाई जाती है। और अगर इनमें से कुछ टुकड़े हटा भी दिए जाए तो बड़ी तस्वीर जो है वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। ईरान ने तय किया कि वो युद्ध के लिए खुद को मोज़ेक की तरह तैयार करेगा, जिसमें एक सिर अगर युद्ध में कट भी जाए तो उसकी जगह और नए सिर खड़े हो जाएंगे। बल्कि ये कहा जाता है ईरान के बारे में कि वो सिर्फ प्लान बी नहीं रखता है, वो प्लान सी, डी, ई, एफ आगे तक तैयारी रखता है। इसके लिए ईरान में हर सैन्य और सशस्त्र बल की टुकड़ी के एक नहीं बल्कि 3 उत्तराधिकारी चुने गए। यह तय हुआ कि एक कमांडर मारा जाएगा तो उसकी जगह लेने के लिए पीछे 3 कमांडर खड़े रहेंगे। इसके अलावा ईरान ने अपने
सभी 31 प्रांतों को 31 यूनिट्स में बांटा, उनके लिए अलग से रक्षा बजट बनाया, उन्हें भरपूर हथियार दिए। सबको यही बताया गया कि अगर भविष्य में ईरान में शीर्ष नेतृत्व खत्म हो जाता है तो ईरान युद्ध लड़ना बंद नहीं करेगा। हर सैन्य टुकड़ी अपने अपने स्तर पर दुश्मन के खिलाफ युद्ध को जारी रखेगी। किसी टुकड़ी को युद्ध लड़ने के लिए ऊपर से आदेश लेने के लिए इंतजार नहीं करना होगा। हर सैनिक वहां पर नेतृत्व करेगा। इसी वॉर डॉक्ट्रिन का नतीजा है कि आज बड़े से बड़े हमलों के बावजूद ईरान जवाबी हमले पर कर पा रहा है, और वो एक मोज़ेक की तरह है जिसमें कुछ टुकड़े, चाहे वो कितने भी बड़े हों, कुछ टुकड़े हटाने से पूरी तस्वीर खराब नहीं हुई। जिस वक्त ये वॉर डॉक्ट्रिन बनाई गई थी तब ईरान में इस बात पर भी मंथन हुआ कि अगर हर सैन्य टुकड़ी स्वतंत्र होकर हमले करने लगेगी तो ईरान कैसे और कब युद्ध खत्म करेगा। सोचिए, उस पर भी बाकायदा स्ट्रैटेजी तैयार हुई कि भाई युद्ध में तो चले गए, हमारे उत्तराधिकारी तय हो गए, लेकिन अगर ईरान को ये लगता है कि अब युद्ध रोकना है तो फैसला कौन लेगा। इस सवाल का जवाब भी मोहम्मद अली जाफरी ने ढूंढा था। उन्होंने ये नियम बनाया कि युद्ध को तभी रोका जाएगा जब नए सुप्रीम लीडर का चुनाव हो जाएगा और वो सुप्रीम लीडर खुद आकर यह ऐलान करेंगे कि अब ईरान इस युद्ध को रोकता है। अब ईरान में मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना गया है और उन्होंने अपने पहले ऑडियो संदेश में यह ऐलान किया है कि ईरान इस युद्ध को जारी रखेगा, युद्ध में मारे गए लोगों का जरूर बदला लेगा। हालांकि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर अपने हमलों की गति को कम नहीं किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका इतनी ताकत के साथ ईरान पर हमले कर रहा है कि ईरान बहुत जल्द सरेंडर कर देगा। आज जिस वक्त तेहरान में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली जा रही थी, उसी दौरान इजराइल के लड़ाकू विमानों में रैली में इकट्ठा हुए लोगों पर बमबारी की। और ईरान के सरकारी टीवी का यह भी आरोप है कि इजराइल अब ईरान के आम लोगों की जानें ले रहा है। पूरी दुनिया इस नरसंहार को चुपचाप देख रही है। तेहरान की जिस रैली में यह धमाका हुआ उसे अल कुद्स डे रैली भी कहा जाता है। ये वही दिन है जब रमजान के आखिरी जुमे को फिलिस्तीन के समर्थन और जेरूसलम के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं। इसे अल कुद्स डे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह खोमेनी ने साल 1979 में कहा था कि दुनिया भर के मुसलमानों को रमज़ान के आखिरी जुमे पर फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए सड़कों पर आकर आंदोलन करना चाहिए। और जानते हैं, ये दिन ईरान में तो मनाया ही जाता है, लेकिन इसी के साथ ये दिन हमारे देश भारत में भी मनाया जाता है। आज अल कुद्स डे के मौके पर सीरिया, इराक, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और इराक से ऐसी तस्वीरें नहीं आई जैसी तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बडगाम में देखने को मिली। बडगाम में फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ी रैली निकाल गई जिसमें बच्चों से लेकर कई महिलाएं शामिल हुई। इससे आप ये समझ पाएंगे कि हमारे देश में कुछ लोगों को फिलिस्तीन की कितनी फिक्र है। खैर 28 फरवरी को जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि आयतुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद ईरान के कुछ नेता बंकर में छिपकर बैठ गए। अमेरिका इन नेताओं को भी बाहर निकाल कर उन्हें खत्म कर देगा। लेकिन आज ईरान में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। आज तेहरान में जब अल कुद्स डे के मौके पर एक मार्च निकाला गया तब इसमें शामिल होने के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान और ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी समेत IRGC के शीर्ष अधिकारी सड़कों पर उतरे। उन्होंने अमेरिका को ये कहा कि वो उसके हमलों से डरते नहीं हैं। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ईरान के नेता इस तरह से अमेरिका को आंखें दिखाएंगे, राष्ट्रपति ट्रंप को ऐसी तस्वीरों से जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये हुआ और इससे ये भी पता चल गया कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, युद्ध नैरेटिव से लड़ा जाता है।
और अभी इस नैरेटिव वॉर में ईरान अमेरिका पर भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि इस नैरेटिव के जरिए वो अपने देश के लोगों को विरोध में उतरने से रोक पा रहा है। आज जब ये युद्ध अपने 2 हफ्ते पूरे कर रहा है, तब ये समझना भी जरूरी है कि ये युद्ध लंबा क्यों खिंच सकता है। असल में कोई भी युद्ध तभी समाप्ति की ओर जाता है जब उसमें शामिल 2 पक्षों में से कम एक पक्ष थोड़ी नरमी दिखाए, थोड़ा सा कम आक्रामक तेवर दिखाए। लेकिन इस युद्ध में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। ईरान, अमेरिका और इजराइल, तीनों देशों के नेता अब भी एक दूसरे के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे ये युद्ध भीषण रूप ले सकता है। जैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 के नेताओं के साथ एक वर्चुअल बैठक में कहा कि ईरान लगभग हार मानने वाला है। वो ईरान को कैंसर भी बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जैसे कैंसर को खत्म करना जरूरी होता है, वैसे ईरान को खत्म करना जरूरी है। एक और बयान जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अगले 1 हफ्ते में ईरान पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका इस युद्ध को फिलहाल खत्म करने के मूड में नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को खत्म करने की धमकी दे डाली है और यह भी कहा है कि इजराइल तब तक ईरान पर हवाई हमले जारी रखेगा जब तक उसकी मिसाइल क्षमता पूरी तरह समाप्त ना हो जाए। यानी इजराइल भी यही संकेत दे रहा है कि वो ये युद्ध अभी खत्म नहीं करेगा और मुश्तबा खामनेई को भी जान से मारने के संकेत साफ दिख रहे हैं। और ईरान तो चाहता ही है कि ये युद्ध ज्यादा से ज्यादा दिन चले, लंबा खींचे और इसके कारण कच्चे तेल की कीमतें प्रति बैरल $200 तक पहुंच जाए। आज ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रवक्ता ने धमकी दी कि अगर ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट के तेल और गैस से जुड़े जितने ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। ये बयान तब आया है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के बिजली ठिकानों को तबाह करने की बात कही है। सुनिए। We've struck over 5,000 targets to date, some of them very major targets, and we've left some of the most important targets for later in case we need to do it. If we hit them, it's going to take many years for them to be rebuilt, having to do with electricity production and many other things. So we're not looking to do that if we don't have to. But they're the kind of things that are very easy to hit, but very devastating if they are hit. We are waiting to see what happens before we hit them. We could take them all out in one day. आज हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि जिस युद्ध को आप संकट समझ रहे हैं, वो युद्ध अमेरिका के लिए बिजनेस मॉडल है। अब तक के इतिहास में अमेरिका ने कई युद्ध को वॉर मशीन बनाकर उससे काफी पैसा कमाया। आज हम आपको कुछ ऐसे आंकड़े बताएंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि युद्ध अमेरिका की ओर नहीं आता, बल्कि अमेरिका खुद युद्ध की तरफ जाता है। पूरी दुनिया में रक्षा बजट और हथियारों पर जितना पैसा खर्च किया जाता है, उसमें अकेले 37% हिस्सेदारी अमेरिका की है। दुनिया में अमेरिका के 800 से ज्यादा सैन्य ठिकाने हैं और दुनिया में जब भी कोई युद्ध शुरू होता है तो उसका सीधा फायदा अमेरिका को मिलता है। ऐसे युद्ध के कारण कई देश अपनी सुरक्षा को लेकर दबाव में आते हैं। वो नए हथियार खरीदने के लिए अपना रक्षा बजट बढ़ाते हैं और ये नए हथियार जिस देश द्वारा बेचे जाते हैं उनमें सबसे ऊपर है अमेरिका। और हमने पहले भी आपको ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखाया था कि जो लोग हथियारों की होड़ में रेस में घुस जाते हैं, वो वैसा ही है जैसे आग बुझाने के लिए आप पेट्रोल की खरीदारी शुरू कर बढ़ा दें। देखिए, सिप्री के मुताबिक 2003 के इराक युद्ध से पहले दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रशिया बन गया था। उस वक्त हथियारों के अगर आप एक्सपोर्ट में देखें तो रशिया की हिस्सेदारी 32%, अमेरिका की हिस्सेदारी 31%। लेकिन इसके बाद जब इराक युद्ध हुआ और इसके कारण कई देशों ने अपना जो डिफेंस बजट है, रक्षा बजट है, वो बढ़ाया, तो इसी आर्म्स एक्सपोर्ट में रशिया की हिस्सेदारी घटकर हो गई 25%, अमेरिका की 31% पर रही। तो साल 2012 से 16 के बीच जब अमेरिका अफगानिस्तान में युद्ध लड़ रहा था, तब अमेरिका की यही हिस्सेदारी 32% हुई। फिर साल 2016 से 20 के बीच अमेरिका की हिस्सेदारी 36% हथियार बेचने लगा। 21 से 25 के बीच जब यूक्रेन युद्ध हुआ, यूरोप समेत कई देशों ने अपना रक्षा खर्च बढ़ाया, तो फिर से इस युद्ध के कारण अमेरिका को काफी फायदा हुआ। इस दौरान आर्म्स एक्सपो में अमेरिका की हिस्सेदारी 36% से भी आगे बढ़कर 42% हो गई। और अब भी ये जो युद्ध चल रहा है, इसके कारण दुनिया में हथियारों की नई मांग पैदा होगी, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है
इसलिए उसे भी इसका ज्यादा फायदा होगा। कई रिसर्च पेपर्स बताते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका की 30 से 40% अर्थव्यवस्था डिफेंस सेक्टर में, रक्षा क्षेत्र पर निर्भर थी। और जब यह दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो रहा था, तब अमेरिका को इस बात की काफी चिंता हुई कि वो अपनी इस अर्थव्यवस्था को कैसे बचाएगा। और इसी के बाद उसने सोवियत संघ के खिलाफ कोल्ड वॉर छेड़ा। इसके अलावा जिस वियतनाम युद्ध से अमेरिका का कोई संबंध नहीं था, वहां कम्युनिज्म के खिलाफ अमेरिका की सेना युद्ध लड़ने पहुंच गई। उस युद्ध को अमेरिका ने 20 साल तक लड़ा था। ये वही समय था जब अमेरिका में डिफेंस लॉबी बहुत मजबूत थी। अमेरिका की सेना के बड़े बड़े अधिकारी डिफेंस कंपनीज के बोर्ड मेंबर्स बन गए। वो ये तय करने लगे कि अमेरिका कौन सा हथियार बनाएगा, किसको बेचेगा। अमेरिका ने शांति की कई बातें की, इसके लिए एक व्यवस्था भी बनाई। लेकिन आप खुद सोचिए, अमेरिका खुद कब इस व्यवस्था का पालन करता है? अमेरिका ने युद्ध को ना सिर्फ वॉर मशीन बनाया, बल्कि अपने दबदबे का जरिया भी। आज अमेरिका को कनाडा भी चाहिए, उसको ग्रीनलैंड भी चाहिए। वो गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका घोषित कर चुका है। वेनेजुएला के कच्चे तेल का भंडार पर अपना हक जताता है। यूक्रेन पर दुर्लभ खनिजों के लिए दबाव बनाता है। ईरान के बाद क्यूबा पर हमला करने की धमकी देता है। दुनिया पर मनमाने टैरिफ लगाता है। कई देशों को जबरदस्ती निवेश करने के लिए मजबूर करता है। फिर यह भी तय करता है कि कौन सा देश परमाणु हथियार और मिसाइलें बनाएगा और कौन सा नहीं। आप खुद सोचिए, क्या यह लोकतांत्रिक स्वभाव है? इस युद्ध की शुरुआत से पहले तक हर कोई यही मान रहा था कि ईरान अकेले अमेरिका और इजराइल का सामना नहीं कर पाएगा। जैसा एक वक्त पर रशिया यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन पर शक की निगाह थी। ये माना जा रहा था कि आयतुल्लाह खमेनी की मौत के बाद ईरान सरेंडर कर देगा। लेकिन ये सारे अनुमान धरे के धरे रह गए और अमेरिका ईरान के जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को जड़ से मिटाना चाहता था, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम अब उसके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक नई रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया है कि ईरान ने पहाड़ों के पीछे पिकैक्स माउंटेन नाम का एक बंकर बनाया है। यह बंकर जमीन की सतह से 330 मीटर नीचे, और कहा जा रहा है कि ईरान ने जो 60% यूरेनियम एनरिच किया था, वो यूरेनियम अब उसने इसी बंकर में शिफ्ट कर दिया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख रफाल ग्रॉसी का कहना है कि उन्होंने जब इस बंकर के बारे में ईरान से सवाल पूछे तो ईरान ने कहा था कि इस बंकर से इस एजेंसी का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने गोपनीय तरीके से इसी बंकर का निर्माण किया और अब यहां जो यूरेनियम हो सकता है, अगर वो 90% तक एनरिच हो जाए तो इससे 11 परमाणु हथियार बन सकते हैं। और अब यूएस इंटेलिजेंस ने इसे एक बड़ा खतरा बताया है। खतरा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये बंकर जितनी गहराई में बनाया है, उसे नष्ट करने के लिए दुनिया में आज तक कोई बॉम्ब या मिसाइल बनी ही नहीं। अमेरिका का बंकर बस्टर बॉम्ब भी ज्यादा से ज्यादा जमीन की सतह से 200 फीट नीचे मौजूद जो ढांचे हैं उनको नष्ट कर सकता है, जबकि ये बंकर तो 330 फीट नीचे मौजूद है। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या अब राष्ट्रपति ट्रंप इस यूरेनियम को अपने कब्जे में लेने के लिए अमेरिका की सेना को ईरान भेजेंगे? अगर ऐसा होता है तो क्या ये युद्ध कई महीनों, साल तक चल सकता है? और अमेरिका यहां यह भी जानता है कि वो 20 साल तक अफगानिस्तान में युद्ध लड़कर देख चुका है, जिसमें उसे सफलता हासिल नहीं हुई, और गुरिल्ला वॉर में तालिबान उस पर हावी रहा, और ईरान भी गुरिल्ला वॉर लड़ने में माहिर माना जाता है। ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच अब पाकिस्तान अफगानिस्तान का युद्ध फिर से चरम पर पहुंच गया है और स्थिति खुली जंग की बन चुकी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 3 हफ्तों से संघर्ष चल रहा है। यानी जब से रमजान शुरू हुआ है, दोनों ही मुस्लिम देश एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। अब हमले तेज करते हुए पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और इलाकों और जो आसपास के इलाके हैं उनको निशाना बनाया। पाकिस्तान ने काबुल, कांदहार, पतिक्का और कई दूसरे इलाकों में बमबारी की है। अब अफगानिस्तान का आरोप है कि इन हमलों में रिहायशी घरों को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान से उम्मीद क्या की जा सकती है? अफगानिस्तान कह रहा है कि रिहायशी घरों के टारगेट में महिलाओं और बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। तालिबान का कहना है कि रमजान के पवित्र महीने के आखिरी जो 10 दिन हैं,
और ईद से पहले एक तरह की क्रूरता यह दिखाती है कि पाकिस्तान इंसानियत को मानता ही नहीं। अब अफगानिस्तान इसका कड़ा जवाब देगा। तालिबान के मुताबिक पाकिस्तान ने कांदाहार एयरपोर्ट के पास निजी एयरलाइन काम एयर के जो फ्यूल डिपो है उस पर भी बमबारी की। इस डिपो से यूनाइटेड नेशंस के विमानों का भी ईंधन सप्लाई होता है। इसके जवाब में तालिबान ने पाकिस्तान के कई शहरों को निशाना बनाया। उसने कोहाट में मिलिट्री फोर्ट और कमांड सेंटर्स पर ड्रोन हमले किए। तालिबान का दावा है कि इसमें पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है। तालिबान ने चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में करारा जवाब मिलेगा। अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद तालिबान के एक अधिकारी ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद, कराची, क्वेटा जैसे शहरों पर अब हमले की धमकी दे डाली है। बल्ख प्रांत में तालिबान के गवर्नर के प्रवक्ता हाजी जाहिद ने यह चेतावनी जारी की। जाहिद बल्ख के तालिबान गवर्नर हाजी यूसुफ वफा की तरफ से ये बयान देते हैं। हाजी यूसुफ वफा को तालिबान के सर्वोच्च नेता हैबतुल्लाह अखुंजादा का करीबी माना जाता है और उत्तरी अफगानिस्तान में उन्हें बहुत ही शक्तिशाली एक ताकतवर नेता के तौर पर देखा जाता है। ये बयान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव की ओर इशारा करता है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। और हम उस दौर में हैं जहां गैस की सप्लाई का रुकना किसी मिसाइल के गिरने से बड़ा खौफ बन चुका है। नमस्कार।